नमस्कार दोस्तों। अभी हमने अपने प्रोग्राम के पहले पार्ट में बताया था कि किस तरह उमा भारती भोपाल से अयोध्या तक की पदयात्रा पर निकली और वहां पर उन्होंने रामलला के दर्शन किए और दर्शन करने के बाद वो अपने गुरु के पास पहुंची, जो कर्नाटक के उडुपी जिले में है। पेजावर मठ बोलते हैं या पेजावर स्वामी भी कहा जाता है उनके गुरु को, जिससे उन्होंने 1992 में अमरकंटक के अमरकंटक में नर्मदा के तट पर दीक्षा संन्यास की दीक्षा ली थी। इससे पहले वो साध्वी थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने संन्यास की दीक्षा ली और पिंडदान करके पूरी तरह से वो सन्यासिनी बन गई थी। तो जो जिस गुरु से उन्होंने दीक्षा ली थी वो उडुपी के पेजावर महाराज थे, पेजावर स्वामी भी कहते हैं उनको। वो उनके पास पहुंची। वहां पर उन्होंने पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे राजनीतिक जीवन में रहना चाहिए या संन्यास में ही, अध्यात्म में ही अपना जीवन बिताना चाहिए, आप मुझे आदेश दें। तो उनके गुरु ने आदेश दिया कि आपने जब शुरू से ही सेवा का माध्यम राजनीति रखा है तो आपको राजनीति ही करनी चाहिए और लोगों की सेवा करनी चाहिए। पद की कोई इतनी महत्वता नहीं होती जितनी व्यक्ति की सोच होती है कि हमें काम करना है और किस क्षेत्र में करना है, किस क्षेत्र के द्वारा हम अच्छा काम कर सकते हैं। और उन्होंने वहाँ से उनसे आशीर्वाद लिया। वो वापस भोपाल आई और यहाँ पर उन्होंने लोगों से, अपने समर्थकों से बातचीत की, चर्चा की। उसके बाद वो दिल्ली गई। जब दिल्ली गई तो उनके व्यवहार से आला कमान खुश नहीं था, विशेषकर लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी उनसे खुश नहीं थे। तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी जहाँ पर आडवाणी जी, अटल जी दोनों बैठे हुए थे। वहाँ पर उमा भारती पहुँच गई और उन्हें क्षणिक गुस्सा करती हैं वो, और उन गुस्से में आकर उन्होंने अपनी बात कह दी कि ऐसे नेता राजनीति कर रहे हैं जिनका जनता से कोई लेना देना नहीं है, राज्यसभा में पहुंचते हैं और पूरी पार्टी को अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से उन्होंने वहाँ बोला और वहाँ से बोल के वो चली आई। परिणाम ये हुआ कि उमा भारती को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। इसके बाद उमा भारती ने फिर अपने समर्थकों से बात की, जो उनके समर्थक थे, नेता थे, कार्यकर्ता थे। उन्होंने उमा भारती को सलाह दी कि किसी और जगह खोजने की बजाय क्यों ना अपनी जगह बनाई जाए। मतलब किसी दल में जाने की संभावनाओं के बारे में या कुछ गठजोड़ करने से बेहतर है कि एक अपने दल का निर्माण किया जाए और उसके लिए हम उसी में रह के संघर्ष किया जाए। उमा भारती को ये बात अच्छी लगी और उन्होंने 2006 में अपनी एक नई पार्टी का गठन किया, भारतीय जनशक्ति पार्टी, और काफ़ी अच्छे से उन्होंने उसकी लॉन्चिंग की। हर जिले में पदाधिकारी बनाए, अध्यक्ष बनाए, संगठन बनाया और ले दे के फिर आखिरी में 2008 में उन्होंने चुनाव भी लड़ा और उन्होंने पूरे विधानसभा क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार उतारे। काफ़ी जोर शोर था, चर्चा था, बदलाव की भी आहट थी कि इस बार सत्ता बदल सकती है, लेकिन सत्ता नहीं बदली। उमा भारती भी कुछ विशेष नहीं कर पाई, उनकी पार्टी कुछ विशेष नहीं कर पाई, मात्र 6 सीटें जीती उन्होंने, लेकिन वो अपना चुनाव खुद हार गई टीकमगढ़ से। लेकिन एक इतना जरूर हुआ कि जो वोटों को उन्होंने विभाजित किया, उससे कांग्रेस को जो लाभ होना था वो लाभ नहीं हो पाया। कांग्रेस काफी गेन कर रही थी 2008 के चुनाव में, लेकिन वो भारतीय जनशक्ति पार्टी का ने जो वोट खींच लिए, उससे वो विभाजन रुक गया। असंतुष्ट वोट जो थे भारतीय जनता पार्टी के, कोर वोट थे, वो भारतीय जनशक्ति में ट्रांसफर हो गए, बनी बस कांग्रेस में आने के, और इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ। और वैसे भी कहा जाए तो उमा भारती की विशेष जो मुख्य विचारधारा है अपनी पार्टी से है, वो हर बार नाराज होती है, लेकिन वो कभी पार्टी से नाराज नहीं हुई और उनकी आरएसएस के प्रति श्रद्धा बनी रही। समय आगे बढ़ा, उमा भारती का निष्कासन 2011 में खत्म हुआ और उमा भारती को पार्टी ने तय किया कि उनको उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ाया जाए और उन्हें बुंदेलखंड की बिल्कुल सटी हुई सीट मध्य प्रदेश से, सरखाड़ी से लड़ाया गया, जहां से उन्होंने अच्छी जीत हासिल की
लेकिन पार्टी बुरी तरह हार गई। कुछ दिन विधायक रही, 2 साल करीब विधायक रही वो, 16 तक, 14 से 16, 12 से 14 तक। उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया और लोकसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें उत्तर प्रदेश से झांसी का उम्मीदवार बनाया, जहां से उन्होंने बहुत अच्छी जीत हासिल की। उसके बाद उन्हें जल संसाधन मंत्री भी बनाया गया। 14 से लेके वो 17 तक उस पद पर रही। उन्होंने जब वो मंत्री बनी तो संकल्प लिया था कि मैं गंगा को साफ करूंगी, और जब उन्होंने देखा कि इन 3 सालों में मंत्री रहते मैं गंगा का सफाई का काम किंचित मात्र भी नहीं कर पा रही हूँ, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, तो प्रायश्चित स्वरूप उन्होंने उस पद से इस्तीफा दे दिया। ये उमा भारती की प्रतिबद्धता कही जा सकती है। एक बात और मैं मजेदार बताऊं कि उमा भारती जब भी जिस पद पर रही, संवैधानिक पद पर, उसका कार्यकाल वो कभी पूरा नहीं कर पाई। अटल जी के समय जब वो मंत्री बनी तो भी वो कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई, उन्हें मध्य प्रदेश आना पड़ा। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। फिर उसके बाद 14 में जब मंत्री बनी तो वो केंद्रीय मंत्री का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। तो उमा भारती कभी भी कोई संवैधानिक पद पर जिस पर रही उस पद का कार्यकाल पूरा नहीं किया। ये भी एक पहलू है उनकी राजनीति का। उसके बाद उमा भारती ने कुछ अध्यात्म की तरह ज़्यादा ध्यान आकर्षित किया और अध्यात्म के क्षेत्र में उनका ज़्यादा रुझान है। लेकिन इसी दौरान वो 2-3 मुद्दे उन्होंने अच्छे उठाए, जैसे मध्य प्रदेश में शराबबंदी या जो मॉल, मेगा मार्ट, जो स्टोर होते हैं, इनको बंद करवाने के लिए इनका भी उन्होंने काफ़ी मुद्दा उठाया कि इन्हें बंद करना चाहिए, ये हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को खराब कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। और शराबबंदी के लिए भी उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया, फिर गौ संवर्धन के लिए किया। लेकिन उनके साथ एक दिक्कत हमेशा ये रही कि वो 4 कदम आगे बढ़ा के 3 कदम वापस खींचती है। अंततः गट्टा पार्टी वाले उन्हें मना लेते हैं, तो वो जो दृढ़ता अब संकल्प में होनी चाहिए वो दृढ़ता नहीं दिखा पाती, और पार्टी के लल्लो चप्पों में आकर वो अपने संकल्पों को भी छोड़ देती हैं। अब हम एक बात करते हैं उमा भारती के उन पहलुओं की जो उमा भारती को संघर्षशील भी बनाते हैं और विशेष बनाते हैं। उमा भारती ने अपने पूर्व घटनाक्रम, जो मैंने आपको बताया था कि गोविंदाचार्य और उमा भारती का जो घटनाक्रम हुआ था, उससे आहत होकर उन्होंने पूरी तरह से संन्यास लेने का निर्णय लिया था और उन्होंने 1992 में पूरी तरह संन्यास ले लिया था। और संन्यास लेने के बाद उन्होंने कहा था कि मेरा पारिवारिक जीवन से मेरा कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी एक परिवार होता है तो उसकी जिम्मेदारी तो बनती है, तो वो निभाती रही। जो उनके कर्तव्य थे, उनकी ज़रूरतें थी परिवार की, छोटे बच्चों का लालन पालन, उनकी शिक्षा, उस तरफ उनका बराबर ध्यान बना रहा। लेकिन उमा भारती का जो हिंदुत्व है वो भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व से अलग है। वो एक उदार मना हिंदुत्व कहा जाएगा, जिसमें दया, प्रेम, करुणा है, सबके लिए है। वो कट्टर हिंदूवादी है, इसमें कोई इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन वो खुद बोलती थी कि मैं हिंदूवादी हूँ, हिंदुत्व पर बोलती हूँ और तीखा भी बोलती हूँ, लेकिन संसद में मैं इब्राहिम सुलेमान सेठ की बेटी की तरह हूँ। इब्राहिम सुलेमान सेठ, जिसे आजकल बहुत चर्चा होता मुस्लिम लीग का, डिबेटों में आता है, उसी मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे और केरल से सांसद कहते थे। वो काफ़ी लंबे समय सांसद रहे और बहुत हार्डकोर मुस्लिम नेता माना जाता था। उस समय उन्हीं का नाम चलता था, 80 के दशक में उन्हीं का नाम चलता था। सबसे कट्टर माने जाते थे वो, कट्टरता में उनका नाम लिया जाता था। लेकिन उमा भारती का कहना था कि मेरे विचार बहुत अलग हैं, लेकिन संसद के अंदर और संसद के बाहर अगर आपसी रिश्ता कहा जाए तो बेटी जैसा है। उसी तरह उनके क्षेत्र के विधायक रहे, जैसे उन्होंने ही लड़वाया और आगे बढ़ाया था राजनीति में, गनी अंसारी, मोहम्मद गनी अंसारी।
पटवा सरकार में वो मंत्री बने थे उमा भारती की कृपा से। और उसके बाद जब उनकी सरकार बनी उमा भारती की, तो उन्होंने उनको मदरसा बोर्ड का चेयरमैन बनाया था 2003 में। जब वो सांसद थी तो उमा मोहम्मद गनी अंसारी बहुत बुरी तरह बीमार पड़ गए थे। उमा भारती उस समय वहाँ थी। उन्होंने मोहम्मद गनी अंसारी को अपने प्लेन की व्यवस्था करके अपने साथ उनको इलाज के लिए दिल्ली ले गई थी। आप देखिए कि कितना उदार व्यक्तित्व, पूरी व्यवस्था की दिल्ली ले जाकर इलाज करवाया और बहुत अच्छी तरह जब तक ठीक नहीं हो गए उनका हालचाल लेती रही, पूछती नहीं। ऐसे बिंदु है। उमा भारती अगर कभी दिवाली और होली की बात करती है तो ईद की सेवइयों की भी बात करती है, वो कहीं खारिज नहीं करती है। ये उनका उदार व्यक्तित्व है जो जनता के सामने नहीं आ पाता। बाकी जब पार्टी में कोई बात आती है उन्हें रोड़े अटकाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में जब उनकी वापसी की बात हुई थी तो पूरा जो एक लॉबी थी खड़ी हो गई थी कि उन्हें मध्य प्रदेश वापस न किया जाए और मध्य प्रदेश में उनके लिए कोई स्पेस न रखा जाए। यही वजह थी कि पार्टी ने उन्हें उत्तर प्रदेश से 2012 में विधानसभा का चुनाव लड़वाया और फिर 14 से झांसी से लड़वाया, और वो स्पेस देने को तैयार थे नहीं थे यहाँ के नेता। जबकि उन्होंने क्या नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में, कहां से कहां ले गई वो। लेकिन एक लॉबी है जो नहीं चाहती कि वह भारतीय मध्य प्रदेश में सक्रिय रहे आए, लेकिन उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि चाह के भी कुछ नहीं कर पाते। जो इनकी लॉबी है, जो भारतीय जनता पार्टी की जो उमा भारती विरोधी लॉबी है, सामने तो उनका कोई विरोध नहीं करता, लेकिन अंदर अंदर जितना षड्यंत्र चालें चली जाती हैं उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। उनका व्यक्तित्व इतना विराट है, इतनी उदारता है उनके व्यक्तित्व में कि उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता। उसी तरह उनमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता विपक्षी नेताओं के प्रति जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं और जो कटाक्ष करते हैं, उसके मुकाबले उमा भारती ने कभी अपनी मर्यादा को भंग नहीं किया, कभी मर्यादा से आगे नहीं हटी। एक सीमा है, उसी तक वो सबकी बुराई करती हैं और आलोचना करती हैं, लेकिन उनकी आलोचना में कभी भी असभ्यता और गरिमा हनन का जैसा संवाद नहीं रहा किसी के प्रति। वो जब भी आलोचना करती है, तीखी आलोचना करती है, हर आलोचना करती है, लेकिन वो उस गरिमा को बनाए रखती है। यही उमा भारती को भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं से अलग करता है। लेकिन अभी वो राजनीति में है और कह रही हैं कि 2029 का चुनाव वो झांसी लोकसभा से लड़ना चाहती है। हालांकि इससे पहले उन्होंने कहा था कि मैं 2019 का भी चुनाव लड़ना चाहती हूँ, लेकिन ऐसा अवसर नहीं बना, पार्टी ने उनको अवसर नहीं दिया। लेकिन इस बार उनका कहना है कि मैं 2019 का लोकसभा चुनाव झांसी से लड़ना चाहती हूँ। देखते हैं पार्टी इस पर क्या निर्णय लेती है। लेकिन इतना जरूर है कि उमा भारती जैसे व्यक्तित्व के साथ और इतने बड़े नेता के साथ और इस पार्टी के लिए इतना त्याग करने वाले के साथ पार्टी ने हमेशा लगभग षड्यंत्र किया है। उनसे लिया बहुत है, बहुत लिया है। ये पद बहुत छोटे हैं जो उन्हें मिले हैं, लेकिन उमा भारती ने मध्य प्रदेश में पार्टी को, देश में पार्टी को, उत्तर भारत में पार्टी को, विशेषकर उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड क्षेत्र में बहुत दिया है। लेकिन वो पार्टी ने बहुत संकोच किया है धोनी ने। ये हमारा आज का प्रोग्राम था उमा भारती के ऊपर। आप इस प्रोग्राम को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अब हम बताएं कैसा लगा, और इसी तरह हम आपको नए नए प्रोग्राम दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।